नमस्कार दोस्तों, आपके आपके चैनल स्टडी विद सत्यम में स्वागत है। आज हम संविधान की विशेषता को देखने का प्रयास करेंगे, वो भी एक शॉट में। ये चैप्टर बहुत ही सीमित है, कहे तो छोटा है, और हम इस वीडियो में कुछ संविधान की पॉइंट्स है, की फीचर्स है, उन्हें देखने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो के बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि भारतीय संविधान की क्या विशेषता है। संविधान की प्रमुख विशेषता किसी भी चीज़ की हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो कितना ज़्यादा लंबा है, वज़न का कितना है, दिखता कैसा है, ठीक है, मुख आकार कैसा है। वैसे ही संविधान की भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कितना बड़ी है, कितना इसमें कठोर या सरल है, इन्हें देखने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, 1, 2, 3 ये तीनों हैं, ये संविधान की संरचनात्मक विशेषता है। जबकि 4, 5, 6, 7 इन्हें लिखा गया है, ये हमारे संविधान में समाहित है। और अगर हम 8, 9, 10, 11, 12 की बात करें, जो कि हमारे नागरिकों को या कहीं तो संविधान के अंतर्गत जो विशेष संविधान के तहत जो नींव रखी गई है, उनकी एक विशेषता है। चलिए देखते हैं। सबसे बड़ा संविधान, भारत का संविधान अर्थात हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है, क्योंकि इसमें 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ये तो है प्रारंभ के, जब संविधान बनी थी। अभी भी है इतना ही क्रम रूप से, लेकिन ABCD करके इसे वर्तमान समय में कर दिया गया है। 25 भाग, 395 की जगह 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ कांस्टेंट है, या कहे तो समान है। लेकिन पहले ये जब संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1949, तब ये 8 था, अर्थात जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, तब 8 ही था। वर्तमान में 12 हो गए हैं। चलिए अब देखते हैं, जो भारतीय संविधान है, इनमें आंतरिक एवं बाह्य स्रोत का मिश्रण है। कैसे? देखिए, जब ब्रिटिश भारत हमारे देश पर शासन कर रहा था, तो उसी के दौरान कुछ अधिनियम लाए गए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है भारत शासन अधिनियम 1935, जिससे ही हमने अधिकांश चीज़ें लिए हैं। जैसे आपात उपबंध, शक्तियों का विभाजन, जो 3 सूचियाँ व्याप्त है, या कहे तो हमारे उपस्थित है भारतीय संविधान में 3 सूची, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, वो सब इसमें से ही हम लिए हैं। जैसे UPSC, ये भी हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। और अधिकतर अनुसूचियाँ अधिकतर आर्टिकल्स, अधिकतर अनुच्छेद हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया है। लगभग 250 अनुच्छेद हम लोगों ने यहीं से ग्रहित किया है। एवं अगर बता दूं कि 1935 का अधिनियम, ये प्रश्न के रूप में पूछा भी जाता है कि किस अधिनियम से भारतीय संविधान का सर्वाधिक स्रोत है या लिया गया है संविधान का अनुच्छेद, तो वो भारत शासन अधिनियम होगा। अब देखते हैं तीसरा, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। अनम्यता का अर्थ होता है लचीला। जो चीज़ लचीला है, आसान है, अर्थात सरल है। और अगर बात करें अनम्यता का, अर्थात कठोर। अनम्यता का मतलब होता है कठोर, जो चीज़ आसान नहीं है। तो नम्यता और नम्यता का एक उदाहरण देखें, संविधान संशोधन, जो अनुच्छेद 368 में भाग 20 में मौजूद है, जिसके तहत संविधान संशोधन होता है। अब देखते हैं कि इसका उदाहरण कैसे दिया जा सकता है। तो संविधान संशोधन कैसे किया जा सकता है? तो एक तो सामान्य बहुमत द्वारा, अर्थात 1/3 बहुमत दोनों सदनों में पास हो जाए, या विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत दोनों सदनों में पास हो जाए। अगर संविधान संशोधन संघात्मक ढांचा से संबंधित है, तो 2/3 बहुमत दोनों सदनों में अलग अलग, प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति, ये भी अनिवार्य है। उदाहरण के रूप में दे दे तो GST, जिसे अगस्त 2017 में लागू किया गया था। चलिए दोस्तों, लेकिन हाँ, अगस्त 2017 के द्वारा इसे लागू किया गया था, और 101वां संविधान संशोधन 2017 जो हुआ था, उसी के तहत इसे इसमें ऐड किया गया था, अर्थात लागू किया गया था।
अब दोस्तों चलिए कुछ अन्य इसके विशेषताओं पर बात करते हैं, जैसे एकल नागरिकता, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए, एकल नागरिकता अर्थात एक हमारा विशेषता है, जैसे अमेरिका में है दोहरी नागरिकता, अर्थात केंद्र स्तर पर अलग और राज्य स्तर पर अलग। हमारे भारत में एकल नागरिकता है और इसे हम लोग ने भारत के भाग 2 पे और 5 से 11 अनुसूचियों तक समाहित किया है। अब आगे देखते हैं मौलिक अधिकार। दोस्तों मैंने क्या कहा है, एक बार देख लें एकल नागरिकता के बारे में। भारत में एकल यानी कि एक ही नागरिक होता है, जबकि अमेरिका की बात करें तो उसमें केंद्र स्तर पर अलग और राज्य स्तर पर अलग अलग नागरिकता का वर्णन है, अर्थात दोहरी नागरिकता है। जबकि भारत में एकल नागरिकता, एक ही नागरिक होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ अन्य बिंदुओं पर, जैसे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार वो अधिकार है जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। हाँ, आपात उपबंध में इसे हटाया जा सकता है, लेकिन कुछ ही अनुच्छेद, सारे नहीं, कुछ ही जैसे 19 और 20 हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 में 32 से लेकर अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक वर्णन है। और इसमें बात यह है कि इस अधिकार को कोई भी आपसे हटाया नहीं जा सकता, इसे याद रखें, अर्थात ये न्याय संगत है। और आज हम बात करें मौलिक अधिकार, जिसे हम लोगों ने यूएसए से लिया है, इन्हें भी, इसे भी आप याद रखें। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ये है आयरलैंड से लिया गया क्या चीज़, यानी कि ये ना तो किसी का है, ये हम लोगों ने बाह्य स्रोत से लिया है, आयरलैंड। ठीक है, हाँ, हालांकि इसको भी लिया है। अब देखते हैं, एकल नागरिकता हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन से। अब राज्य की नीति निर्देशित भाग 4 में और 36 से 51 तक इसका वर्णन है, अनुच्छेद, और इसको हम लोगों ने लिया है आयरलैंड से। और ये जो है राज्य के निर्देशक तत्व, ये राज्य को कानून बनाते समय किन उपबंधों को ध्यान में रखें, ये बताता है कि कानून बनाते समय किन किन चीज़ों पर ध्यान में रख कर बनाया जाए, इसे कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसे पाने के लिए, जनता इसे पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती, ये न्याय संगत नहीं है, जबकि ये न्याय संगत था मौलिक अधिकार। अब मौलिक कर्तव्य का बात करते हैं। मौलिक कर्तव्य, जिसे स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष पर 42वें संविधान संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में 3A भाग और 51A अनुच्छेद में समाहित किया गया। और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें आदि चीज़ें इसमें वर्णन है। ठीक है, अब सार्वभौमिक, अब देखिए 8, 9, 10, 11, 12 हम एक दृष्टि में देखेंगे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये क्या है? तो वे व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक या 18 वर्ष हैं, वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारी के तहत अपना एक मत देंगे, जिसका एक मत मूल्य होगा, अर्थात एक मत देने का अधिकार है। किसके तहत? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसमें कोई भी गोरा काला, कोई भी ऊंच नीच से कोई भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर भारत का नागरिक हैं तो भारत के कोई भी, जैसे लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, अपने राज्य के विधानसभा चुनाव में आप पार्टिसिपेट अर्थात भाग ले सकते हैं। और एक पॉइंट कि पहले 21 वर्ष था, अब वर्तमान में 18 वर्ष कर दिया गया है 61वें संविधान संशोधन के तहत, ये भी आप याद रखें। और अब आते हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका हमारे भारत में व्याप्त है या उपस्थित है। इसका मतलब क्या हुआ? स्वतंत्र का अर्थ क्या हुआ? ये स्वतंत्र अर्थात ना तो किसी के अंतर्गत है, किसी के अधीन है, अर्थात जो हम लोग देखते हैं संघ में अर्थात केंद्र में, जैसे कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, और एक है जुडिशियल या न्यायपालिका। ये न्यायपालिका ना तो कार्यपालिका और ना ही विधायिका के अंतर्गत काम करती है, अपना अलग ब्रांच है, इसका शाखा है। अब और एक पॉइंट, ये निष्पक्ष, ना तो किसी के पक्ष में बात करती है, ना तो ये कार्यपालिका
के पक्ष में बात करेगी और ना ही व्यवस्थापिका, अर्थात ये स्वतंत्र और एवं निष्पक्ष है। और हमारे भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है, जिसे हम लोग एक पिरामिडीय संरचना में देख सकते हैं। जैसे सबसे ऊपरी में सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे डीसी, उसका अलावा भी होती है, लेकिन उस सबको हम लोग तीन ही देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। और इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं है कि केंद्र के लिए सुप्रीम कोर्ट और राज्य के लिए हाई कोर्ट, नहीं। अगर कोई भी मुद्दा निलंबित होकर के सुप्रीम कोर्ट जाती है, मुद्दा अगर यहीं फंसा रहता है, तो कुछ कैटेगरीज बनाए गए हैं, जिसके तहत अपीलीय अधिकार के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में दर्ज होती है, ठीक है। और अन्य जैसे और भी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में जाती है, जैसे मूल अधिकारी का, जैसे भारत संघ, कुछ विवाद हो जाए, भारत राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य प्लस भारत, मूल अधिकारिता 131 में जो वर्णन है भारतीय संविधान में, ये हम लोग सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखते हैं संसदीय शासन व्यवस्था। एक होता है संसदीय शासन व्यवस्था, अर्थात देखिए इसका सोर्स है ब्रिटेन, इसको हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। एक होता है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था और एक है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें व्यवस्थापिका अर्थात कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, और इसमें नाम मात्र और एक वास्तविक प्रधान होता है। जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में नाम मात्र का व्यक्ति और वास्तविक व्यक्ति एक ही होता है। और दूसरी बात कि इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति अर्थात विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं कुछ अन्य बिंदुओं को, जैसे और दोस्तों इसको याद रखें कि संसद 3 शाखाओं से मिलकर बना होता है, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा। इसमें संसद के विषय में आर्टिकल 79 में वर्णन है, राज्यसभा के विषय में 80 में और लोकसभा के बारे में 81 में। राष्ट्रपति के बारे में तो जानते होंगे, पकानिको का 2 ट्रिक 52 से 61 तक अनुच्छेद में इनका वर्णन है। चलिए अब आगे के पॉइंट्स, जैसे त्रिस्तरीय शासन आगे आदि मुख्य बातों पर हम चर्चा करने का कार्य करेंगे। चलिए वीडियो बिना देरी हुए वीडियो की आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं अब त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, जिसको अंग्रेजी में 3 टायर सिस्टम कहा जाता है। हमारे भारत में 3 टायर सिस्टम व्यवस्था प्रचलित या व्याप्त है, जैसे केंद्र सरकार, यह हमारा भारत में केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन अर्थात लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ये तीनों व्याप्त हैं। जबकि परिसंघ में 2 ही शाखाएं देखने को मिलता है, 2 ही स्तरों पर शासन, जैसे एक हो गया केंद्र और एक राज्य, 2 ही मिलता है। लेकिन हमारा भारत एक यूनिक अर्थात अद्वितीय राष्ट्र है, इसीलिए इन पर 3 स्तरों पर शासन होती है, जैसे केंद्र, राज्य और एक स्थानीय स्वशासन। इसकी एक व्यवस्था है, ये भी एक विशेषता है। और स्थानीय स्वशासन के बारे में आप लोग जानते होंगे, 73वां संविधान संशोधन 1992-93 जो हुआ था, उसी से संबंधित है। ग्रामीण जो ये था नगर निगम पंचायत, और 74वां संविधान संशोधन वो संबंधित है नगर निगम से। अब हम देखते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य। भारत का एक सबसे अच्छा यह है विशेषता है कि इसका कोई अपना धर्म अर्थात भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष का दूसरा नाम धर्मनिरपेक्ष भी है, और इसे संविधान में प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। पहले ये प्रस्तावना में समाहित नहीं था। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा जो श्रृंखला है, मैंने 1 से लेकर 12 तक बताया, कि आपको याद हो गए होंगे, और इससे जो टर्म्स थे, कुछ शब्द थे, वो आपको अब परेशान करना बंद कर दिए होंगे। अब इनके बारे में डिटेल में वीडियो आएगा, जिन्हें आपको देखना निश्चित रूप से ज़रूरी है, अन्यथा आपके एग्ज़ाम में आपका स्कोर बहुत ही बुरा आएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप मुझसे पढ़िए चाहे किसी और यूट्यूब चैनल से पढ़िए,
आपका अगर इन जो भी टॉपिक्स जो मैं कंटेंट लाऊंगा या जो लाते हैं और भी यूट्यूबर्स, उनको पढ़िए निश्चित रूप से और याद कीजिए। जीके जीएस याद करने का चीज़ है, कहीं कहीं समझने का भी होता है। जितना याद करेंगे या रट लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश इस सब का भी प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपका एसएससी का सारे जैसे पोस्ट एमटीएस, जीडी आदि में सिलेक्शन हो पाएगा। थैंक यू दोस्तों। अब हम आगे की एक वीडियो बनाएंगे जो होगा संविधान का स्रोत। ठीक है, धन्यवाद।